हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग अभी कॉस्टिंग कर रहे हैं जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सम्स जो होते हैं वो भी मैंने खत्म कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट सम्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक या दो कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं है, बट इसी के ऊपर ही आपका सम आएगा एग्जाम में। तो ये वीडियो देखना मत भूलना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रॉपर सीखना चाहते हो। जो बेसिक था कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, तो पहले आप बेसिक देख लो कि कैसे होता है पूरा सम, उसके बाद में ये वीडियो देखो। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कौन सा वो एक स्पेसिफिक एंट्रीज है प्लांट बेस्ड के लिए जो आपको करना ज़रूरी है, वो उसके बारे में सम आएगा ही आएगा, क्योंकि वही थोड़ा टफ है, अदरवाइज कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सेकेंड पार्ट, जो प्लांट बेस्ड सम्स होंगे वो। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इससे से अभी थोड़ा सा टफ जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा लेवल। इसके बाद में इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ तो 2 पीरियड हो गए, 3 पीरियड हो गए, वो हम लोग बाद में करेंगे। बट एक और चीज़ कॉन्सेप्ट होगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अभी तक आपने देखा कि जो प्लांट है वो आपने क्या बोलते हैं उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन लिया। ठीक है, मतलब वो प्लांट उस साइट के लिए स्पेसिफिकली नहीं था। ठीक है, लेकिन अब से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा प्लांट चार्ज एट कमीशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ये प्लांट है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग से ये प्लांट आपने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये प्लांट आपका क्या हो गया, स्पेशल प्लांट हो गया, स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो स्पेसिफिक प्लांट है। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट को आप इस तरह से ट्रीट करोगे कि ये मटेरियल की तरह है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका मटेरियल एट साइड बच जाता तो आप यहाँ कहाँ पे लिखते थे, क्रेडिट साइड में, सेम अभी आपका प्लांट भी साइड में बच जाएगा। ठीक है, मतलब उसका डेप्रिसिएशन आप जब निकाल लोगे पूरा, ठीक है, तो वो जो बच गया वो आप किस में लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट एट साइट। ठीक है, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि अभी जो प्लांट होगा वो कमेंसमेंट स्टार्टिंग से ही आपके क्या बोलते हैं साइट पे काम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसका आपको क्रेडिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन नहीं लेना है इसमें, डेप्रिसिएशन काट के आपको बताना है कि जो प्लांट बची है उसकी वैल्यू अभी क्या है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, साइट पे जो आपने प्लांट कमेंट्स कर मतलब जो इंस्टॉल किया है वो। ठीक है, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा फिर 2 ईयर है और 3 ईयर है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी तक आप ये समझ जाओ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जब ऐसा दिया होगा प्लांट चार्ज एट कमेंसमेंट दिया होगा, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इसका जो क्रेडिट साइड में आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्लांट एट साइट क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा तभी। ठीक है, तब क्या है, डेप्रिसिएशन क्या नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो आपको क्या आएगा, डायरेक्ट उसको मटेरियल की तरह ट्रीट करना है। इतना समझ जाओ कि मटेरियल एट साइड जैसे बच जाता था वो आप क्रेडिट में लिखता था, अभी इसके बाद वाले सम में क्या बच जाएगा, प्लांट एट साइड, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, वो किस में लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। सेम ऐसा मटेरियल एट साइड करते थे वैसे आप लिखोगे। ठीक है, अभी हम लोग सम देखते हैं इसका, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, रिलायबल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 13 लाख टू बी रियलाइज्ड इनटू इंस्टॉलमेंट्स बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सब्जेक्ट टू अ रिटेंशन ऑफ 10%। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 10% आप क्या बोलते हैं, समझो रिटेंशन मतलब क्या होता है, आपका वर्क सर्टिफाइड है 70%। ठीक है, लेकिन आप पैसा कितना दे रहे हो, 60%, तो ये जो 10% आपका बच जाता है वो क्या बोलते हो, रिटेंशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रिटेंशन का कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब क्या हुआ, वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू रिटेंशन। ठीक है, वर्क कमेंस ऑन बट इट रिमेन अनकम्प्लीट 31st 12th 13 था, मतलब इस सम में भी आपको कितने मंथ की अकाउंटिंग करनी है, 9 मंथ की। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31st 12th तक। ओके, When the total final account, the facts and figures are there। देखो अभी फर्स्ट में क्या दिया है, प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्या बोलते हैं, प्लांट आपने स्टार्ट कर दिया यूज करने को। ठीक है, इंस्टॉल कर दिए साइट पे।
मटेरियल चार्ज एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस, टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस विच इज 25% इज एट्रीब्यूटेबल। ठीक है, उसके बाद में जो भी होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्टिंग क्या है, टू प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्लांट कितना है 64,000। ठीक है, अब देखो पिछले फर्स्ट सम में जो हम लोग ने किया था उसमें भी हम लोग ने प्लांट यहाँ पे लिखा था, बट वो प्लांट परचेज था। ठीक है, वो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लांट साइट पे हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया था, वो सिर्फ प्लांट परचेज किया था, वो खर्चा था। ठीक है, ये हम लोगों ने प्लांट हम लोगों ने साइट पे इंस्टॉल किया, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सेकंड सम में देखना, सेकंड सम में हम लोगों ने प्लांट का हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, हमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री की। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट सम में था वो परचेज किया था, इसलिए हम लोगों ने लिखा था। अदरवाइज अगर परचेज नहीं किया होता तो हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लिखते। ठीक है, प्लांट कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन में दिया होगा स्पेसिफिकली प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट, तब हम लोग प्लांट की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे। ओके, फिर क्या है, टू मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, टू मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 3,60,000। ओके, फिर क्या है, टू वेजेस पेड, टू वेजेस पेड 1,74,000। फिर क्या है, टू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट 77,500। ठीक है, टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 82,000, आउट ऑफ विच 25% इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टोटल कितना है 82 हुआ, बट उसमें से सिर्फ 25% आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही काम आया। तो 82,000 इंटू 25 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 20,500। ठीक है, उसके बाद में आउट ऑफ द मटेरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, तो आपको 8 जो कॉस्टिंग में आपने मटेरियल इशू किए थे, ठीक है, वो आपने 8,000 के जो आपने मटेरियल इशू किए थे, मतलब चार्ज किए थे, जो स्टार्टिंग में आपने कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए थे, उसमें से 8,000 के आपने मटेरियल बेच दिए। ठीक है, तो टू मटेरियल सोल्ड लिख सकते हो, कितना आएगा 8,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस मत लिखना क्योंकि उसमें 2,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट से ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जब बेचोगे तो आप कॉस्ट पे ही लिखोगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस मत लिखना गलती से भी, क्योंकि अगर आपने सेलिंग प्राइस लिख दिया तो आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा फिर टू प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड 2,000। ठीक है, तो फिर आपका फिर क्या बोलते टैली होगा, मतलब अगर आप यहाँ पे 10,000 लिखते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 2,000 प्रॉफिट से हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोचना मत कि प्रॉफिट यहाँ पे क्यों आता है, प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि जब ये प्रॉफिट आपका P&L में जाएगा तो आप एंट्री क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये जो आपकी एंट्री है यहाँ पे आएगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट पे ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप डेबिट पे लिखोगे। ठीक है, ताकि जब आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तब वो चीज़ कहाँ जाए, क्रेडिट में जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये तो आपको सिर्फ क्या बोलते हैं मैं बताने वाला था कि अगर आपने 10,000 लिख दिया तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप याद रखना कि कॉस्ट पे लिखना। ठीक है, आप प्रॉफिट ऐड मत करना। ठीक है, तो टू मटेरियल सोल्ड आप लिखोगे 8,000। ठीक है, A part of plant costing 4,000 was damaged and the scrap value realized was 600. ठीक है, plant costing 6,000 was transferred to another contract on site at 31/12/2013. ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला एंट्री देखते हैं, प्लांट कॉस्टिंग 4,000 वो डैमेज हो गया, उसकी स्क्रैप कितनी रियलाइज हुई 600। तो आपको बाय प्लांट
सेल, ठीक है, स्क्रैप लिख सकते हो, ठीक है, उसमें से आपको कितना मिला, सिर्फ 600, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लांट कॉस्टिंग 6000 वॉज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट 31/12/2013, ठीक है, तो बाय प्लांट ट्रांसफर्ड, ठीक है। आप 6000 पूरा मत लिख देना क्योंकि आपने 14 से लेके 31/12 तक उस चीज़ प्लांट को यूज़ किया है, ठीक है, तो 6000 में से आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 6000 पे आपका डेप्रीशिएशन कितना है, 10%, तो 6000 पे 10% आपका डेप्रीशिएशन है इंटू 9/12, ठीक है, तो 600 इंटू 9/12 करो तो आपको, तो 600 इंटू 9/12 करो तो आपको आंसर आएगा, ठीक है, 6000 इंटू 10% इंटू 9/12, ठीक है, 450 आपका डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लांट आप कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो, 6600, तो 5550, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एंट्री आपने क्या की, पूरे क्या बोलते हैं प्लांट को ट्रांसफ़र किया, उसका अमाउंट लिखा, लेकिन अगर समझो ये इस क्वेश्चन में आपने कमेंसमेंट में ही प्लांट इंस्टॉल नहीं किया होता, ये 64 यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो आप ये प्लांट ट्रांसफ़र की एंट्री 5550 नहीं करते, आप यहाँ पे लिखते टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट कितना, 450, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब ये यहाँ पर है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लांट जितना ट्रांसफ़र हुआ है वो लिख रहे, अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो हम लोग सिर्फ डेप्रीशिएशन की एंट्री लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी मटेरियल इन हैंड ऑन 31, तो माय मटेरियल एट साइट लिख सकते हो, मटेरियल एट साइट, मटेरियल इन हैंड तुम्हारी मर्जी, 35,000, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, उससे कोई लेना देना नहीं। कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, येट टू बी सर्टिफाइड मतलब बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना आपका 60,000, ठीक है। प्रिपेयर अकाउंट वो छोड़ दो, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो इतना हो गया, अभी हम लोग को क्या पहले फाइंड आउट करना है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, लेकिन उसके पहले ये प्लांट में से आपने इतना स्क्रैप हो गया, ठीक है, इतना वेस्ट हो गया उसका, ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, अब कितना बचा है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो बाय प्लांट एट साइट, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो प्लांट, ठीक है, एट साइट, ठीक है, तो आपने क्या प्लांट कमेंस करते समय कितना चार्ज किया, 64,000 का आपने चार्ज किया, ठीक है, उसमें से कितना स्क्रैप वैल्यू कल चले गया, बाय प्लांट स्क्रैप्ड कितने हज़ार का आपका चले गया, 4,000 रुपये का चले गया, राइट, ठीक है। कॉस्ट लिखना है क्योंकि ये भी कॉस्ट है, तो जितना आपका वेस्ट हो गया वो क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। फिर क्या आएगा, आपने प्लांट ट्रांसफ़र किया, राइट, कितने का प्लांट ट्रांसफ़र किया आपने, 6,000, राइट, क्योंकि ये 5550 मत लिखना, ठीक है, 6,000 लिखना क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ठीक है। अब टोटल बचाओ, कितना बच गया, 10, 64, 54,000, राइट। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको इसकी अकाउंटिंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लांट चार्ज किया हुआ है, तो इसमें से कितना प्लांट बच गया है उसकी वैल्यू निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो, 54,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ठीक है, तो निकालो 5,000, तो 5,400 का आपको 9/12 निकालो, इंटू 9/12 कितना आएगा, 4,050 का ये डेप्रीशिएट हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस करो 54,000, तो आपका कितना बच गया, 54,000 माइनस 4050, 49,950 की वैल्यूएशन की प्लांट अभी तक आपकी साइट पे बची है, ठीक है, 49,950, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या है, वर्क सर्टिफाइड निकालना है हमको, और उसके बाद में नोशनल प्रॉफिट और सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, रिटेंशन कितना है,
10% है, ठीक है। मतलब आपने कैश कितना दे दिया है, 90% आपने कैश दे दिया, 10% आपने रहने दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये कैसे लॉजिक आया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी कितना है, अमाउंट में कितना मिला आपको 6,12,000, तो इतना समझ में आ गया। रिटेंशन कितना था 10%, मतलब आपने कितना कैश दे दिया है 90% और अमाउंट में कितना दिया है 6,12,000। अब वर्क सर्टिफाइड निकाल दो। अब वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे, सिंपल है। अगर कैश पेड आपका 90 है, ठीक है, आपको इतना समझ में आता है कि कैश पेड आपका 90 है, ठीक है, उसमें से आपने रिटेन कितना किया 10%, तो मतलब टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना होगा 100। समझ में आ गया, क्योंकि 90 + 10 करोगे तो आपको 100 आएगा। वो 100 क्या आपका वर्क सर्टिफाइड है, राइट। उसमें से आपने 90% दिया है और 10% रिटेन किया है। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। तो 100 ये 90 है, तो अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा 6,12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, ठीक है। तो आपको आंसर कितना आएगा 6,80,000 आपका वर्क सर्टिफाइड है। ये क्या हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। समझ में आया लॉजिक। 10% रिटेन किया है तो मतलब कितना पे किया है 90%। 90% मतलब अमाउंट में आपको दिया हुआ है 6,12,000, ठीक है। अब टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना है 90 + 10, राइट, क्योंकि इसमें से 90 + 10 करोगे तो आपको वर्क सर्टिफाइड आएगा, ठीक है। तो 100 कर दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपको आता होगा, ये तो बेसिक मैथ से, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा 6,80,000, टोटल आपका आएगा 7,20,000, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में आप इसको टोटल करो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल करो, ओके। नोशनल प्रॉफिट आएगा, इसमें पहले आप ये कर लो, ये आएगा 8,39,100, ये आएगा 8,39,100। नोशनल प्रॉफिट 1,43,100, ठीक है, बाय नोशनल प्रॉफिट 1,43,100, ठीक है। अभी इसमें से आपको क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू रिजर्व्स, ठीक है। तो आपको पहले क्या है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, ठीक है। तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो, कितना आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 1,30,000, ठीक है, आप निकाल लो, ठीक है। ये तो इजी हो गया, अभी मैंने पिछली बार भी करवाया। तो वर्क सर्टिफाइड आपका आता है, सॉरी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपका आता है 52.31%। 50 प्लस आया, मतलब आपको फॉर्मूला क्या लगेगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। 2/3 इंटू 1,43,100 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है 6,12,000, वर्क सर्टिफाइड कितना है 6,80,000, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा 85,860 रुपीज़ आपका प्रॉफिट में जाएगा, बाकी आपका रिजर्व्स में जाएगा, ठीक है। रिजर्व्स में कितना जाएगा आपका 57,240, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस सम में आपको इतना याद रखना है कि जब प्लांट कमेंस करके हो, ठीक है, स्टार्टिंग से आप उस प्लांट को आप कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रहे हो तो उसकी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपने जो भी हाँ सेल करोगे तो इतना याद रखना आपको किस में लिखना है, कॉस्ट प्राइस में लिखना है, क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं ऐड करना है। या फिर प्रॉफिट ऐड किया तो जिस तरह से मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी 2000 फिर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बट सिंपल है कि कॉस्ट पे लिखो तो बेटर है। बाकी जो आपका प्लांट देखो यहाँ पे आपने प्लांट कितना गया वो यहाँ पे लिखा है, टू बाय प्लांट स्क्रैप 600 प्लांट ट्रांसफर्ड इतना। अगर ये आप यहाँ पे नहीं लिखते ना तो आपको ये एंट्री करनी नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन एंट्री करनी पड़ती, इसमें आपको कुछ एंट्री नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये ऐसा था क्योंकि आपने कमेंसमेंट से ही स्टार्ट किया है प्लांट यूज़ करना तो आपको प्लांट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और इसलिए इस सम में आप देखो डेप्रिसिएशन आया ही नहीं है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन की अकाउंट इसमें कर ली और लास्ट में आपका क्या आ गया प्लांट एट साइट, ठीक है। अभी तक अगर आपको नहीं समझा है तो एक सम और देख लो तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो ऑफकोर्स समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी एक और सम करते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्लांट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो
इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम लोगों ने कर दिया। अगर आपको वो नहीं समझा हो तो ये इलस्ट्रेशन भी देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो ऑफकोर्स समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे अभी हम लोग। थोड़ा बहुत सिमिलर ही सम है, तो आपको ग्रिप बैठ जाएगा। पिछला सम जैसे आपने किया था उसी हिसाब से ये भी सम करना है, तो इस सम में भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको 13 सम समझ में आ गया। ठीक है, तो सेम अब देखते हैं। कंस्ट्रक्टर बंगलो, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 19,50,000 टू रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ वर्क। रिटेंशन कितना है, इसमें भी देखो रिटेंशन है आपका कितना, 10%। ठीक है, तो अगर आपको रिटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पिछला क्या बोलते हैं सम देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। द वर्क कमेंस्ड ऑन 1/4 बट इट रिमेन अनकम्प्लीट ऑन 31/12। द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर दैट प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट। देखो इस सम में भी क्या लिखा है, प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट, मतलब आपको प्लांट की एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1 लाख, आउट ऑफ विच 25 इज एट्रीब्यूटेबल। सेम ही आपका, फिर उसके बाद में जो भी हुआ वो सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी सेम उसी हिसाब से करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बस इतना याद रखना है, इसमें भी आपको 9 महीने की एंट्री करनी है। ठीक है, 1/4 से लेके 31/12 तक। ओके, क्योंकि ये सब में दिया हुआ है कि 31/12 तक ही आपको वो करना है। सो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो जैसे हमेशा करते आ रहे हो सम। ठीक है, तो प्लांट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द कमेंसमेंट। ठीक है, तो टू प्लांट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 96,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 5,40,000। तो टू मटेरियल्स 5,40,000। वेजेस पेड 2,61,000। टू वेजेस पेड 2,61,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सपेंसेस 1,16,250। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1 लाख, आउट ऑफ विच 25 इज एट्रीब्यूटेबल। तो ये तो हम लोग ने एंट्री कर ली है। ठीक है, पिछले सम में भी की थी, पिछले सम में शायद इंटू 25%। ठीक है, 1,25,000 टोटल हुआ है, लेकिन 25% ही एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे जितना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उतना ही लिखेंगे। तो कितना आएगा, 30,750। आउट ऑफ द मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000। तो कितना सोल्ड हो गया मटेरियल, बाय मटेरियल्स सोल्ड, कॉस्टिंग कितना है आपका 12,000। ठीक है, तो पिछले समय भी दिखाया था, इस समय भी सेम ही बोलूँगा। अगर आप यहाँ पे 15,000 लिखते हो तो यहाँ पे आपको 2 प्रॉफिट और मटेरियल 3,000 लिखना पड़ेगा। पर हमेशा याद रखना ये चीज़ आपको कॉस्ट पे ही लिखनी है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर भी कॉस्ट पर ही लिखी है, तो अगर इधर से कुछ जा भी रहा है तो कॉस्ट पे ही जाएगा, राइट। प्रॉफिट लेके कैसे जाएगा, प्रॉफिट आप यहाँ पे अकाउंटिंग ही नहीं कर सकते, तो आपकी अकाउंटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप कॉस्ट पे करोगे, कॉस्ट अमाउंट लिखोगे, बाकी जो 3,000 का प्रॉफिट है वो डायरेक्टली P&L में जाएगा, उसका आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 15,000 लिखते हो, ठीक है, गलती से एग्जाम में गलती से लिख दिया, तो इतना याद रखना कि प्रॉफिट यहाँ पे लिखोगे 2 प्रॉफिट ऑन मटेरियल्स 3,000। ठीक है, समझ में आ गया। और पिछले सब में सिखाया था प्रॉफिट यहाँ पे क्यों लिखोगे, क्योंकि जब इसको क्लोज करोगे तो ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। और ये कौन सा एंट्री क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन मटेरियल्स। तो आपका प्रॉफिट कहाँ पे आ गया, क्रेडिट में आ गया, मतलब P&L के कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसलिए इसके साइड, इसमें कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो लॉस होगा तो किधर लिखोगे, किधर लिखोगे, इस साइड लिखोगे। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ये सब नहीं लिखना, क्योंकि हमको ये सब से कॉस्ट में ही लिखनी है। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप मार्क्स लूज कर जाते हो, फिर फेल हो जाते हो।
तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग 6000 वॉज डैमेज एंड स्क्रैप वैल्यू वॉज रियलाइज वॉज 900 ओनली। ठीक है, तो कितना आपका सेम, ये पिछले सब में भी यही हुआ था कि प्लांट स्क्रैप, ठीक है, कितना आपको रियलाइज हुआ 900 ओनली। ओके, प्लांट कॉस्टिंग 9000 वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर साइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय प्लांट ट्रांसफर्ड 9000। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो ये प्लांट की एंट्री हम लोग ने यहाँ पे की है, इसका अकाउंटिंग किया है, हम लोग ने उसको प्लांट एट साइट दिखाया है, तो इसकी वजह से हम लोग ये और ये एंट्री कर रहे हैं। समझ में आया। पहले जो दो सम थे उसमें ये हम लोगों ने दिखाया ही नहीं था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया था, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी। ये दो की एंट्री हम लोगों ने अज्यूम, वो अपने आप हो जाता है कि ये सब एंट्रीज हो चुकी है, क्योंकि अगर आप डेप्रिशिएट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी वैल्यू की प्लांट बची है। और इस समय भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि लास्ट में कितनी वैल्यू की प्लांट बची रहे, मतलब कितना डेप्रिशिएट हो गया है प्लांट, वो दिखाना हमें। ठीक है, तो सेम टू सेम ही होता है, बट क्योंकि प्लांट के स्टार्ट किया तो प्लांट से एंड भी करना पड़े। जैसे यहाँ पे मटेरियल से, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने मटेरियल की एंट्री की है तो जो भी सेल होगा या मटेरियल साइड होगा वो दिखाना पड़ेगा, ताकि अकाउंटिंग टैली हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लांट की एंट्री की है तो आपको ये सब भी एंट्री करनी पड़ेगी, और इसलिए इस सब में आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप अकाउंटिंग हो जाता है। समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे करते हैं। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे गलत लिख दिया, 9000 नहीं आएगा, डायरेक्ट 9000 कॉस्टिंग आपने ट्रांसफर किया है, राइट, उस पर आपका कितना परसेंट लगेगा, 10%। ओके, और कब ट्रांसफ़र किया आपने, 31/12 को, तो 9/12, तो इसका आप निकालो 9000 इंटू 10% इंटू 9/12 माइनस 9000, 8325। आप इधर 8325 यहाँ पर आप क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, इसके अंदर से आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, और बाकी जो बचा वो आपने प्लांट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, मटेरियल इन हैंड, तो माय मटेरियल एट साइट लिख सकते हो। ओके, 52,500 कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सेटिस्फाइड, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सेटिस्फाइड मतलब ये आपका 90,000 हो गया। ठीक है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो मटेरियल एट साइट हो गया आपका, प्लांट का आपका एंट्री बाकी है, बाकी सब आपका हो गया। उसके बाद में वर्क सर्टिफाइड आपको फाइंड आउट करना है, जो कि नॉर्मल मेथड से आप कर सकते हो, जो पहले पिछले 3 सम से करते हैं वो, लेकिन इसमें भी आपको प्लांट एट साइट कितना बच गया वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट एट साइट। ओके, अब देखो कितने का आपने इंस्टॉल किया, 96,000 का आपने प्लांट चार्ज किया कमेंसमेंट में। ठीक है, उसमें से आपका एक प्लांट तो आपने स्क्रैप कर दिया, राइट, उसमें से कितना स्क्रैप कर दिया, कॉस्ट वैल्यू क्या उसकी 6000। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ही लिखना है। ठीक है, वो अमाउंट्स नहीं लिखने, क्योंकि वो तो आपने स्क्रैप वैल्यू लिखा और डेप्रिसिएशन चार्ज करके लिखा है। ठीक है, ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट होगा, इसके बाद में जो भी होगा वो सब कॉस्ट में होगा। ठीक है, लेस क्या, प्लांट ट्रांसफर्ड कितने का कॉस्ट था, 9000। ठीक है, और कुछ होता है एंट्री में कि प्लांट आपने वापस से रिटर्न कर दिया या फिर कुछ और होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन कॉस्ट पे लिखना है। ठीक है, कॉस्ट आपको दिया रहेगा तो आपको उस हिसाब से लिखना है। 96 कितना, 90 और 81। ठीक है, ये 81 क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, प्लांट एट कॉस्ट
जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है। इसमें से आप क्या निकालोगे, पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, क्योंकि आपने 9 महीने यूज़ किया है तो इसका आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो 81,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ओके, कितना आता है आपको डेप्रिसिएशन, 6075, ओके, 6075 आपका डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। इस कॉस्ट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आपको अमाउंट कितना आएगा, 74,925, 74,925। तो ये क्या आपकी प्लांट एट साइट, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बाय वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि 31, 12, 13 को आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी बच गई है कॉस्ट में, 74,925, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्लांट एट साइट 74,925, ठीक है। और देखो क्योंकि ये 1 पीरियड है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि आपको इसमें से क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक नहीं निकालना। अगर आप 2 पीरियड का करोगे तो जब 2 पीरियड का करोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ आपका जब क्या बोलते हैं नेक्स्ट पीरियड का करोगे, सेकेंड ईयर का करोगे या सेकेंड पीरियड का करोगे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे मटेरियल एट साइट लिखा है, प्लांट एट साइट लिखा है, सेम वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, टू मटेरियल्स टू प्लांट एट साइट, और यही अमाउंट आएंगे और ये वर्क सर्टिफाइड आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको इतना याद रखना है, जब आप 2 पीरियड का करोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी लिखने हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है तो आपको कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, बट आप 2 साल यूज़ कर रहे हो, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है और चलता है नॉर्मली आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 या 3 या 4 साल तक चलता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसके बाद में आपका जो भी बच गया है एंड ईयर में तो आपको वो अगले साल आपको ओपनिंग स्टॉक पे लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग का क्या बच गया, वर्क सर्टिफाइड बच गया, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी क्या बाकी रह गया, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। पिछले सब में भी वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया था, इस सब में भी नहीं दिया था, लेकिन वही सेम मेथड है। आपको कितना दिया, रिटेंशन इक्वल टू 10%। रिटेंशन का मतलब क्या है, वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू रिटेंशन, ठीक है। समझ में आ गया। आपको कैश कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। अगर रिटेन 10% है तो कैश रिसीव कितना होगा आपको, 90%। इतना लॉजिक समझ गया कि अगर आपने रिटेन किया 10%, ठीक है, मतलब 100 रुपया देना था मुझे, ठीक है, उसका 10% कितना होता है, 10, तो ये मैंने रिटेन कर दिया है, मतलब मैंने कितना रुपया दिया है, 90, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब 90 मतलब कितना होता है, 90% कितना दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 9,18,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो 90% मतलब कितना अमाउंट दिया है, 9,18,000, ठीक है। तो आपको निकालना है वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब देखो वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो, ठीक है। तो अगर आप इसको वर्क सर्टिफाइड के थ्रू देखोगे तो क्या आएगा, रिटेंशन प्लस कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो 10% प्लस 90% कितना होगा आपका, 100%, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है, 9,18,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। आप इतना याद रखना कि ये दोनों मिलके 100 ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, रिटेंशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड। अगर ये आपका रिटेंशन आपका 40% है तो कैश रिसीव आपको कितना होगा, 60, ठीक है। समझ में आया। तो हमेशा ये रखना वर्क सर्टिफाइड हमेशा 100 ही होगा, ओके। तो 9,18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो आप ये इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आपको वर्क सर्टिफाइड, 10,20,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो वर्क सर्टिफाइड आपका किधर आएगा, 10,20,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, नोशनल प्रॉफिट निकालो,
फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन करके उसमें कितना ट्रांसफर होगा पीएनएल, कितना ट्रांसफर होगा रिजर्व, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको टैली करो, टैली करोगे तो आपको कितना आएगा 12,63,450, उसमें से आपको नोशनल प्रॉफिट आएगा 2,19,450। ठीक है, इस नोशनल प्रॉफिट का आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट में आपको ट्रांसफ़र टू पीएनएल कितना करना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र टू पीएनएल क्या करोगे, पहले क्या निकालना, हमेशा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना कंप्लीट हुआ है, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना आपका 10,20,000, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपकी 19,50,000 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आपको परसेंटेज आएगा 52.31%। 52 मतलब 50 और 90 के रेंज में है, मतलब कितना परसेंट, कितना आपको रेशियो में ट्रांसफर करना है 2/3। ठीक है, तो ट्रांसफर टू पीएनएल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, इतना टफ भी नहीं है, बट आपको ये देखना, ये याद रहना चाहिए, बाकी ये तो आपका हर में कॉमन ही है। ठीक है, सो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है आपको 2,19,450 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है 9,18,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है 10,20,000। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर आएगा 1,31,670। ठीक है, तो ये किस में ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में 1,31,670 और बाकी जो बच गया आपका किधर आएगा 87,780। ठीक है, मैं लास्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पे सब कुछ, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, ये यहाँ पे आप पे आएगा टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,19,450। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और टू रिजर्व्स। ठीक है, इसमें आप वर्किंग नोट लिख दो अगर लिखना है तो, इतना भी कुछ नहीं है, बट अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको नोट्स देने पड़ते हैं कि कितने नोट पे लिखना है। समझो अगर ये वर्किंग नोट 2 पे होगा तो वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 1। ठीक है, इस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। बट अगर आप सीए में दे रहे हो, सीए दे रहे हो तो फिर आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आप सीए नहीं दे रहे हो, बीकॉम में अगर आपको सीए नहीं दे रहे हो और अगर आप बीकॉम नहीं दे रहे हो तो आपको अगर पूरा मार्क्स मिलता होगा तो इन सब के लिए मार्क्स काटेंगे, अदरवाइज तो मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तो अभी ये सब हम लोगों ने कर लिया, प्लांट के ऊपर था इसलिए मैंने किया। इसके पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ठीक है, उसमें प्लांट का कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सम अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उस सम में आपको इस सब की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप वो ट्राई कर लो क्योंकि वो सम अच्छा भी है और शायद ऐसे आपको सम आ जाए, छोटा ही सम है, इतना ही छोटा आएगा। ठीक है, बट आपको कैलकुलेशन करने मिल जाए कि इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में दिया होगा, इतना टफ नहीं है। बट वो सब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें ये सब नहीं था। ठीक है, उसमें डायरेक्टली आपको प्लांट इधर था, टू प्लांट और बाय प्लांट एट साइड, इसमें आपने डेप्रिसिएशन निकाल के डायरेक्ट प्लांट लिख दिया। इलस्ट्रेशन नंबर अगर आप 14 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं और प्लांट का ये कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा, बट आप प्लीज़ इस सम को और पिछले जो सम दिया हुआ वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स आएंगे ही नहीं। सो अभी हम लोग प्लांट का कॉन्सेप्ट देख लिए। ठीक है, प्लांट की कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि प्लांट को आपको किस तरह से ट्रीट करना है, मटेरियल की तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी एंट्री आपकी प्लांट में थी पिछले सम्स में, वो क्या था, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री थी, उसके बाद में एंट्रीज नहीं थी कुछ। ठीक है, फर्स्ट सम में आपको प्लांट परचेज आया था। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने चीज़ को परचेज किया है, ठीक है, तो इसलिए वो तो एक्सपेंस हो गई, नॉर्मल सी बात है, तो उसलिए वो एंट्री आई थी, अदरवाइज उसको प्लांट से लेना देना कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन अब से क्या होगा, प्लांट की एंट्रीज में क्या होगी कि आपको प्लांट आप डायरेक्टली चार्ज कर दोगे कमेंसमेंट के टाइम। ठीक है, चार्ज एट
कमेंसमेंट मतलब क्या हुआ कि आपने ये प्लांट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते ही आपने उसको साइट पे इंस्टॉल कर दी, मतलब वो इंपॉर्टेंट प्लांट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर वो नहीं होगा तो पूरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उसको किस तरह से ट्रीट करना है, मटेरियल की तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, अब मटेरियल की तरह ट्रीट करना है मतलब क्या कि अगर आपका प्लांट है, ठीक है, और सेम मटेरियल देखो, ओके, आप इसको चार्ज करोगे, ठीक है, इसको भी आप चार्ज करते हो, ठीक है, मतलब आप इसको अकाउंटिंग करते हो, राइट। तो आपको प्लांट की भी अकाउंटिंग करनी है जैसे आप मटेरियल की अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, इसका अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो आपको लिखना है, ठीक है, इसका अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, बचता है तो आपको लिखना है। ठीक है, इसका आपको अगर ट्रांसफ़र होगा तो करना है, इसका अगर आपको ट्रांसफ़र होगा तो करना है, इसका अगर आपको सेल होगा तो करना है, इसका अगर आपको होगा सेल तो करना है। ठीक है, ये सब चीज़, लेकिन याद रखना ये सब चीज़ आप कॉस्ट पे करोगे। ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ या सेल हुआ, ठीक है, तो ये आपको कॉस्ट अमाउंट लिखनी है, सेल अमाउंट नहीं लिखनी है। ठीक है, सेल अमाउंट क्यों नहीं लिखनी मैंने आपको सम्स में बता दिया। ठीक है, तो मटेरियल का जैसे ही आपको प्लांट के एंट्रीज करनी है और उसी हिसाब से आपको वो सम करना है। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये प्लांट वाला क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, प्लांट चार्ज टू कमेंसमेंट एट कमेंसमेंट। ठीक है, अगर ये वर्ड दिए होंगे तो समझ जाना है प्लांट वाली एंट्रीज है और आपको प्लांट एज मटेरियल ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ एंट्रीज नहीं दिए तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सब जो मैंने सिखाया उस हिसाब से ही करना है, जहाँ पे आपको सिर्फ प्लांट की डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखनी है, वो भी डेबिट साइड में, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, प्लांट का आपको कितना सेल किया, क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। ठीक है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट लिखनी है। समझ में आ गया। आज के वीडियो के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ, जहाँ पे हम लोग ने प्लांट की एंट्रीज देखी, इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी और ये सब आपको डेफिनेटली सब में आएगा ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये पूरा वीडियो प्रॉपरली देखना, अगर आपको नहीं समझा फिर से देखो और इलस्ट्रेशन नंबर 14 आप फिर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट में समरी भी दे दी है, बट आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में 2 साल की एंट्रीज, 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो क्या एंट्रीज होगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में सिर्फ थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको 2 साल के लिए बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट एंट्रीज करनी है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको मेमोरेंडम अकाउंट मतलब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने हुए तो मैं अगले वीडियोस में कर लूँगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देखा कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, कौन से कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और प्लांट के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद में सब में और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस आपको 2 साल के लिए करना पड़ेगा एक ही एंट्रीज और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट की एंट्रीज करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो इधर तक अगर आपने देख लिया तो थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, अगर आपको सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब भी करना और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।